हेलो बच्चों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे हैंडआउट के सीरीज में। अभी हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में। हम फोकस करेंगे किसमें, जो सेमीकंडक्टर हमारा चैप्टर है उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट हम कर चुके हैं, शॉर्ट हम कर चुके हैं, केस और सिंपली हम एमसीक्यू हम कर चुके हैं, ऐसा सब रीजन हम कर चुके हैं। आज के सेशन में हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो हमारा कंसर्निंग एरिया रहेगा बेसिकली आज के उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा हमारा, स्टार्ट होगा सीबीएसई 2024 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपसे पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, फर्स्ट अगर आपके पास एग्जाम के टाइम पे अगर टाइम कम बचता है तो प्लीज भी बेटा क्या करा करो, एक बार जाके क्वेश्चन देख लिया करो। क्या क्वेश्चन ऐसे लग पा रहे हैं डायरेक्टली बिना उसके, क्या क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली लग पा रहे हैं बिना उसके, बिना केस को पूरा पढ़े हुए। और एक चीज और है मेरे पास, मैंने आपको बताई थी कि आप कोशिश कीजिए कि अगर कोई डायग्राम या किसी प्रकार का कोई डेटा आपको अगर केस बेस्ड के पूरे पैरा में दिखता है तो तब जाके आप एक बार पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। नहीं तो आप एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, 4 के 4 आपसे सीधे लग जा रहे हैं। वैसे बेसिकली अगर डेटा गिवन है तो ही काम है, लेकिन ये पूरी कहानी का इंग्लिश की तरह नहीं है कि पूरी कहानी इसके बीच में कोई आंसर छुपा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, हम पढ़ लेते हैं। अभी तो हम पढ़ लेंगे, अभी तो हमारे पास टाइम है, लेकिन फिर देखते हैं पढ़ने के बाद हमारा कोई काम आता नहीं आता, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। सीधी सी बात है, एसी को डीसी में बदलना क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन कहलाता है। द डिवाइस व्हिच परफॉर्म दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड रेक्टिफायर। जो इस ऑपरेशन को करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहलाते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड रिवील दैट when a PN junction diode is forward biased it offer low resistance and when is reverse biased it offer high resistance। जब भी PN junction diode अपना फॉरवर्ड वाइज होता है तो बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जब रिवर्स वाइज होता है तो अपना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये सारी चीजें आप जानते हैं बेसिकली, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ PN जंक्शन डायोड मेक्स इट सुटेबल फॉर द रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर। इसके लिए इसी वजह से रेक्टिफायर के लिए सुटेबल बनता है कि ये क्या करे, एक ही साइकिल को क्या करे, एसी में या डीसी में जो आपका मन हो वैसे कन्वर्ट कर सके, ठीक है। आगे लिखता है दस एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन कंडक्ट ओनली ड्यूरिंग द अल्टरनेट हाफ साइकिल फॉर विच इट इज फॉरवर्ड बाइस। तो इसीलिए क्या करता है, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें या किसी रेक्टिफायर की बात करें तो केवल और केवल वो क्या करता है, केवल और केवल उसी हाफ साइकिल के लिए वो काम कर पाता है जिसके लिए वो फॉरवर्ड बाइस होता है। अदर हाफ के लिए वो काम नहीं करता है जिसके लिए वो क्या बोलते हैं, आपका रिवर्स बायस रहता है। तो इसलिए क्या करता है, अपना दोनों साइकिलों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल के केस में अपना ये रेक्टिफिकेशन करता है। रेक्टिफाई विच रेक्टिफाई ओनली हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज इज कॉल्ड हाफ रेक्टिफायर। और जो केवल और केवल हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड वन दैट रेक्टिफाई बोथ हाफ साइकिल एंड नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर। जो दोनों हाफ साइकिल्स को फुल वेव में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। यू ऑल नो, ठीक है। फिर हम हिंदी में बात कर लेंगे थोड़ा, संधि डायोड डिस्ट गाड़ी के रूप में। ये चीजें मैं आपको हिंदी में बता चुका हूँ। तो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस बिना किसी देरी के। एक चीज पढ़िए, अब इन चीजों को मेरी बात को ध्यान रखा करिए कि वहां से कनेक्ट है ये चीजें या नहीं हो पा रही है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि बोलना चाहता है VRMS का मान, किसका मान कहना चाहता है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। क्या है ये कहना चाहता है, RMS बताओ, ठीक है, ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू फुल वेव रेक्टिफायर इज V नॉट बाई रूट 2, ठीक। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज, मतलब किसी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का अनुप्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है उसके लिए जो RMS की वैल्यू है V नॉट बाई रूट 2 है। तो आउटपुट के लिए कितनी होगी, तो मेरे को एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने बात करनी है क्या, हमारे पास वोल्टेज चेंज होता है आउटपुट के लिए, उसका VRMS एवरेज चेंज होगा, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है, ठीक है। वोल्टेज कोई चेंज नहीं होता, केवल रेक्टिफिकेशन होता है। तो आउटपुट के लिए भी अपने पास जो वोल्टेज का जो स्क्वायर रूट वैल्यू होगी, स्क्वायर मीन रूट वैल्यू होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, वो भी V नॉट बाई रूट 2 होने वाली है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे तक नहीं आनी चाहिए। तो पहला कंसर्न हमारा क्या रहता है, क्या हमें वहां से इसका जो पैराग्राफ दिया गया था, क्या पैराग्राफ से कोई हेल्प लेनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं पड़ी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 बात करें, इन एन फुल वेव रेक्टिफायर, किसकी बात कर रहा है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की, यानी फुल वेव रेक्टिफायर। द करंट इन ईच ऑफ द डायोड फ्लोज फॉर, हर एक डायोड के लिए करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। द करंट फॉर ईच ऑफ द डायोड फ्लोज फॉर, ईच ऑफ द डायोड के लिए करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है, निवेशी सिग्नल के पूर्ण चक्र के लिए, हाफ साइकिल फॉर द इनवर्ट सिग्नल, निवेशी सिग्नल के अर्ध चक्र के लिए, लेस देन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट साइकिल, और उसके हाफ से कम के लिए, या ओनली पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट साइकिल। फुल वेव रेक्टिफायर में अगर कोई वेव्स हमारे पास इनपुट वेव ऐसी आती है, हम जानते हैं, लेट अस से एक ही वेव की बात कर लेते हैं, तो इसके किसके लिए हमारे पास जो रेक्टिफिकेशन होता है वो करंट दोनों के लिए होता है, भी जानते हैं। किसके लिए? कंप्लीट साइकिल ऑफ द इनपुट साइकिल। क्या करता है? पॉजिटिव को ऊपर वाला जब वो फॉरवर्ड वाइज होता है रेक्टिफिकेशन के लिए, और जब नीचे वाला जब वो नेगेटिव होता है। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि वो कंप्लीट साइकिल को रेक्टिफाई करता है, ठीक है। वेयर इज तो हाफ वेव रेक्टिफायर हो केवल और केवल हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है, सारी चीजें आप जानते हैं, तभी नाम भी पड़ा है फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी भी हमें पैराग्राफ की जरूरत पड़ी? कोई जरूरत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात ही हम कर ही रहे हैं, उसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इन फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव की बोथ डायोड आर फॉरवर्ड बायस्ड एट द सेम टाइम। नहीं जी, हम जानते हैं कि दोनों डायोड एक ही टाइम पे फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे तो हाफ साइकिल के लिए क्या होगा? करंट आएगा ही नहीं, ठीक है। बोथ डायोड आर रिवर्स बायस्ड एट द सेम टाइम। नहीं जी, वन इज फॉरवर्ड वाइज एंड अदर इज रिवर्स वाइज एट द सेम टाइम। बिल्कुल, एक फॉरवर्ड वाइज होता है और एक रिवर्स वाइज होता है, ठीक है। बोथ आर फॉरवर्ड वाइज इन द फर्स्ट हाफ। अब तो गलती हो जाएगी, हमें तीसरा सही मिल गया, लेकिन फिर भी पढ़ने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ो मत, ठीक है, प्लीज बेटा, ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, फिर आपको ऐसा हो जाता है कभी कभी एग्जाम में कि ये वाला ज्यादा सही लग रहा था यार, ऐसा होता है एग्जाम में। अब देखना दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा सही लग रहा है, और कभी कभी गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज बी फोकस्ड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। सी की बात हो गई। वन इज फॉरवर्ड बाइज एंड अदर इज रिवर्स बाइज एट द सेम टाइम, हम जानते हैं, ठीक है। तो वही हिंदी में बात करेंगे किसी पूर्णतम दृष्टिकारी के लिए, आप जानते हैं वही चीजें हैं। फिर आगे 36 की बात करते हैं। 36 के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। इन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कितनी है फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर को दिया गया, देन द रिपल फ्रीक्वेंसी जो होगी ऑफ द आउटपुट वोल भी क्या हो जाएगी? मेरे हिसाब से 25 वोल्ट हो जाएगी, 25 हर्ट्ज हो जाएगी ना, क्योंकि हाफ वेव को रेक्टिफाई किया। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे। रिपल का मतलब समझिए पहले आप, क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है, तो निर्गत की उर्मिका आवृत्ति होगी। रिपल का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होती है। हम जब भी पूरी थ्योरी को पढ़ते हैं हम देखते हैं ना, किसी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है, किसी भी चीज के साथ चेंज नहीं होता, केवल और केवल आउटपुट वोल्टेज की पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के साथ चेंज होता है, ठीक है। या तो आउटपुट वोल्टेज में एक साइकिल आएगी, या पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, या नेगेटिव नेगेटिव आएगा, या दोनों आएंगे। नथिंग देयर, वहां पे कुछ भी नहीं होता किसके साथ? हमारे फ्रीक्वेंसी के साथ। और दूसरी चीज, तो रिपल क्यों लिखा जाता है? रिपल इसलिए लिखा जाता है कि जो आउटपुट वोल्टेज है उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती जितनी हमारी स्टार्टिंग में होती है। यहाँ पे लेटर से एम्पलीट्यूड कुछ और हो सकता है, थोड़ा बहुत क्या हो सकता है लेटर से। अब देखो एक्यूरेट तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब तो यही है कि जो रिपल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लेटर से कोई थोड़ा सा एम्पलीट्यूड किसी का ऐसा है तो किसी का थोड़ा ऊपर चले जाएगा, तो इनका एवरेज 50 हर्ट्ज के आसपास हो जाएगा, समझ रहे हो। तो रिपल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब ये भी चीज एक्यूरेट है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन रिपल फ्रीक्वेंसी का अगर एक्यूरेसी की बात करूं तो रिपल फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि जो स्मूथ नहीं होती। ये तो 100% श्योर है कि उतनी स्मूथ नहीं होती जितनी इनपुट होती है। बात ये भी फ्रीक्वेंसी की हो रही होती है और सेम रहता है, हमें पता है, हमने नहीं पढ़ा। तो आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो भी 50 हर्ट्ज ही रहती है। हमने किसी भी प्रकार का जो भी हमने थ्योरी पढ़ी उसमें ये चीज नहीं पढ़ी कि फ्रीक्वेंसी अल्टर हो रही है। फिर इसकी बात करते हैं 5। सर जी 5 क्वेश्चन आते हैं? नहीं, इसमें केवल 4 क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे 1 नंबर का आता है, टोटल 4 नंबर का आता है, और एक और में आता है, ठीक है। तो चौथे का और आता है, चौथे का और आता है, याद रखिएगा, 5 के 5 मत कर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन जो होता है उसका एक और आता है, ठीक है, उसका और पार्ट भी आता है, ओके। चौथे क्वेश्चन का और पार्ट भी आता है, ओके। तो चौथे में या तो एक करना होता है, उसमें 4 नंबर का होता है टोटल। अभी तक हमें पैरा की जरूरत तो नहीं पड़ी। चलो स्टार्ट करते हैं 5वां क्वेश्चन। अ सिग्नल एज शोन इन द फिगर, एक सिग्नल है जैसे
डायग्राम में दिखाया गया है। अप्लाई टू पीएन जंक्शन डायोड को दिया गया, चलो पीएन जंक्शन डायोड भी हमारे पास। आइडेंटिफाई द आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टेंस आरएल, तो आरएल के अक्रॉस जो आउटपुट होगा उसको आइडेंटिफाई करो, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आरेख में दर्शाए अनुसार कोई सिग्नल किसी पीएन संधि डायोड पर अनुप्रयुक्त किया गया है, प्रतिरोध आरएल के सिरे पर निर्गत की पहचान कीजिए। ठीक है, तो हमको डायोड कैसा दिख रहा है, हमें जो डायग्राम में दिख रहा है बेटा वो हाफ वेव रेक्टिफायर दिख रहा है। ये चीज तो हमने आइडेंटिफाई कर दी, जो हमारे पास रेक्टिफायर दिखता है बेटा वो हाफ वेव दिख रहा है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे करता है, लेट अस से अगर मैं इनपुट की बात करूं, इनपुट की बात करूं तो अगर मेरे पास इनपुट जो वोल्टेज है कुछ ऐसा है, तो हाफ वेव के लिए जो आउटपुट हो जाएगा वो आउटपुट कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चे, हम जानते हैं वो जो आउटपुट होता है हमारे पास वो केवल एक ही साइकिल के लिए होता है। ये आया जूम जूम इस टाइप से आपका निकलता है ना, तो यानी कि वो नेगेटिव साइकिल को हटा ही दिया उसने। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड में देखिए यहाँ पे जो सिग्नल को बनाया गया है डायग्राम में, जो हमारे क्वेश्चन गिवन है उसमें कुछ ऐसा बनाया गया है, कुछ आपको घुमाने के लिए प्लस का 5 वोल्ट ऊपर दे रखा है, डॉट 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 माइनस का 5 वोल्ट नीचे दे रखा है। तो वो है तो सही, लेकिन वो ऐसे वेव साइन फंक्शन नहीं है, कुछ सीधा 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 करके है अल्टरनेटिंग करंट ही। तो हम जानते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ओनली हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है, ओनली फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, तो क्या करेगा, जो आउटपुट होगा केवल और केवल हाफ साइकिल के लिए आएगा, लेटेस्ट से केवल और केवल 5 वोल्ट के लिए आएगा। ठीक है, ये आपका करीबन करीबन ऐसा आउटपुट मिल सकता है आपको। ठीक है, ऐसा आउटपुट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो देखो 10 वोल्ट डबल तो नहीं होने वाला भैया आउटपुट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी ट्रांसफार्मर तो है नहीं। नेगेटिव नेगेटिव वाला नहीं भैया, ये केवल और केवल डी की बात करेगा। क्या होता है, देखो नेगेटिव वाला भी आप अगर दिखा रहे हो तो उसने पलटा रखा है उसको, है ना, उसको उसने पलटा रखा है। ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए। अब मेरा एक छोटा सा जनरल सा क्वेश्चन होता है आपके लिए एक जनरल सा मेरे पास क्वेश्चन है कि क्या अभी तक हमें कोई भी उसकी क्वेश्चन की जरूरत पड़ी, हमें क्या अभी तक पैराग्राफ की कोई जरूरत पड़ी? आप बोलोगे सर जी नहीं, अभी तक पैराग्राफ की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जब तक कोई डायग्राम, मैं बार बार दोहराता हूं, जब तक कोई डायग्राम नहीं हो, जब तक कोई डेटा आपको नहीं दिख रहा हो, कुछ ऐसा ना दिख रहा हो, तो या तो फिर सीधे ही जाके पहला क्वेश्चन पढ़ा, बात खत्म। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 37 लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 गुणा 3 15 मार्क्स के आते हैं, जिसमें हर एक में और पार्ट भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल, किसकी बात कर रहा है, जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड विद एंटीमनी। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ, चलो आपको कभी कभी समझ में नहीं आता सर ये पी बनाएगा एन बनाएगा, देखते हैं क्या पता हमें क्वेश्चन से निकल के मिल जाए। विद द हेल्प ऑफ एन एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी ऑफ द रोज क्रिस्टल इज अफेक्टेड। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टू प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। चलो, ड्रिफ्ट करंट और वो हमने कल पिछले लेक्चर में भी कर लिया है हमने उसको। ठीक है, इसको नहीं भी करेंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑन द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन फॉर पीएन जंक्शन डायोड, ये इसकी बात हम कर लेंगे। बेसिकली आपसे पूछा जर्मेनियम में जब भी हम किसको डोप करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जर्मेनियम में जब हम एंटीमनी को डोप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन से तो नहीं मिला, तो हमको कुछ ना कुछ तो याद करने पड़ेंगे। जैसे जर्मेनियम के हमारे पास 4 वैलेंसी वाला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास एंटीमनी है, एंटीमनी मिलाने पे क्या होगा, प्रॉपर लेवल की जब हम डोपिंग करेंगे तो यहाँ पे किसका नंबर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अभी आंसर करेंगे। पहले हम 37 को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ लीजिए। जर्मेनियम के किसी क्रिस्टल को एंटीमनी द्वारा बाधित किया गया है, ऊर्जा बैंड आरेख की सहायता से व्याख्या कीजिए कि बाधित क्रिस्टल की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी पीएन संधि बनने में सम्मिलित प्रक्रियाओं को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, जो भी है आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात है, अगर आप जर्मेनियम बनाओगे तो विद द प्रॉपर लेवल ऑफ ड्रेविंग द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड सच अ लार्जर देन द नंबर ऑफ होल। अगर इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, नेगेटिव चार्ज अपना बन रहा है, होल्स तो नहीं बन रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं बन रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बन रहा है। क्यों? क्योंकि अपने पास एंटीमनी डोप किया गया है। ड्यू टू दिस द कंडक्टिविटी ऑफ डोप क्रिस्टल इंक्रीजेस। क्या बेसिकली हम डोपिंग करते क्या, इसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ द डोप क्रिस्टल इंक्रीज किया जाता है। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या बनाओगे, आपका दिख रहा है आपको, कल भी बात, इसके पिछले लेक्चर में भी हमने बात की है।
ऊपर आपको दिख रहा है कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं डोपिंग के बाद कंडक्शन बैंड में। और यहाँ पे क्या होता है, डोनर लेवल एनर्जी क्या होता है, डोनर लेवल पे भी ये क्रिएट हो जाती है। कितने डिफरेंस पे, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने देखा था एक बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया था। कहाँ पे बनती है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब हमारे होल्स की बात होती है तो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर बनती है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप अब ईजी जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। दो प्रोसेस आपने कल बात कर ली थी, डिफ्यूजन की बात कर ली थी और ड्रिफ्ट करंट की बात कर ली थी। तो कल क्या, पिछले अभी लेक्चर में बात कर ली थी, तो इस पे इतना फोकस नहीं करना, ठीक है। बार बार क्या पढ़ोगे लेक्चर में, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है कि पोटेंशियल बैरियर पे क्या फर्क पड़ता है जब हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज होता है और रिवर्स वाइज होता है। जानते हैं कि रिवर्स वाइज होगा बेसिकली बढ़ेगा, वही तो रोकने की कोशिश कर रहा है, और जो फॉरवर्ड वाइज होगा कम होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे व्हेन it is forward wise, its resistance to current flow is very low and the width of the depletion layer decreases. क्यों, क्योंकि डिप्लेशन लेयर क्या करता है, एक रीजन बना देता है जहां से करंट को फ्लो नहीं होने दिया जाता है। अगर फॉरवर्ड वाइज है तो उसको कम करके करंट फ्लो कराता है, बट जब रिवर्स वाइज होता है रेजिस्टेंस बिकम वेरी हाई, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई बनते जाता है, और आप उसको बढ़ाते जाओगे तो बढ़ते जाता है, एक लेवल आने के बाद टूटता है, ठीक है, जिसका भी हम डायग्राम देखेंगे, ओके। becomes very high due to which the width of depletion layer increases, जिसकी वजह से विद लेयर ऐसा नहीं है कि करंट फ्लो नहीं करता, यहाँ पे भी करता है, बहुत हल्का सा करता है, लेकिन एक लेवल के बाद ये भी टूट जाता है, बढ़ते जाता है, ये भी फट जाता है, फिर कहता है अब डिप्लेशन लेयर नहीं बढ़ेगा। तो इसकी भी बात करेंगे अभी। तो हमने एक चीज देखी कि फॉरवर्ड वाइज में डिप्लेशन लेयर रीजन कम होता जाता है लेयर, और बैकवर्ड जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास रिवर्स वाइज होता है तो हमारा डिप्लेशन रीजन बढ़ते जाता है और करंट को फ्लो करने से रोकता जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बात करते हैं, क्या बताइए, लास्ट क्वेश्चन भी हो इस चैप्टर का। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर पूछ सकता है, हाफ वेव रेक्टिफायर पूछ सकता है, और कोई दिक्कत मत लो इस चीज में, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। किसके, भैया पीएन जंक्शन डायोड से बनाएंगे हम, तो अब किसी इक्विपमेंट से तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है ना। तो पीएन जंक्शन डायोड की सहायता से आप फुल वेव रेक्टिफायर का एक्सप्लेनेशन दीजिए। ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड का एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाइए, वोल्टेज करंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल जिसकी हम बात कर रहे थे, हम पिछले लेक्चर में जिसकी बात कर रहे थे क्लास में, ठीक है। कार्बन एंड सिलिकॉन हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, देन is why is the carbon is insulator but silicon is a semiconductor। हमने पिछले लेक्चर में इसकी बात कर ली है, एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी वाला, लेकिन मैंने इसलिए रखता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये पार्ट को नहीं रखता यहाँ पे इस क्वेश्चन को, तो आपको लगता है दो ही पार्ट है, छोटा क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको दिखाने के लिए जब भी 5 नंबर पूछता है तो लंबा पूछता है। सेम भी हो सकता है, उसी में से एमसीक्यू भी निकाल सकता है, ठीक है, लंबा भी हो सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को रखता हूँ, आपको पता है। तो सीबीएसई 2023 का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है कि हमें किसको बात करनी है, फुल वेव रेक्टिफायर की। चलो तो पढ़ते हैं, मेरे प्यार से थ्योरी को पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर उसके बाद जो भी आपका शानास लिखे अपने हिसाब से आंसर लिखिए। वी नीड 2 डायोड फॉर बोथ हाफ साइकिल, हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए 2 डायोड की, ठीक है। ऑल्सो वी need a circuit using 2 diodes shown in figure अभी दिखाते हैं, gives output rectifier voltage corresponding to both the positive as well as negative side of the AC side। हमें 2 डायोड चाहिए होता है, जो 2 डायोड की सहायता से हम क्या करते हैं, जो भी अपनी एसी होती है उसकी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए हमें वोल्टेज आउटपुट मिलता है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें केवल पॉजिटिव के लिए मिल पाता है। It is known as full wave rectifier, इसको क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। For a full wave rectifier, the secondary coil of the transformer is provided with the center tapping। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें सेंटर टैपिंग प्रोवाइड की जाती है, सो इट इज कॉल्ड सेंटर टैप ट्रांसफर। जो इनपुट आता है किससे आता है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर से आता है। Note that there is another circuit of full wave rectifier which does not need a center टैप ट्रांसफॉर्मर बट नीड 4 डायोड्स। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने इसीलिए डाला है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या करते हैं सीबीएसई यहीं से ढूंढ के निकालते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही छोटे क्वेश्चन ढूंढ के निकालते हैं। आपको ऐसा नहीं बोला गया, जब फुल वेव रेक्टिफायर होता है तो उसमें टर्म ऐड होता है जिसका नाम हमने देखा क्या है, फुल वेव
क्या है, सेंटर टैप। क्या, सेंटर टैप। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। क्यों इसको इस्तेमाल किया जा रहा है मालिक, है ना? क्यों हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे कि चलो 2 डायोड लगा दिए, इनपुट वोल्टेज लगा दिए? नहीं, अगर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 डायोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? तब हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिलेगा। तो इस क्या होता है, जैसे मान के चलो ये डायोड, ये ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है? एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है? ये है लेटर से सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें क्या करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग के बिल्कुल परफेक्ट से बिल्कुल सेंटर टैप्ड करके, चलो डायग्राम देख ही लो, सेंटर टैप करके हमारा लोड लिया जाता है बिल्कुल सेंटर से। और कुछ कुछ बुक्स कहती हैं कि, कुछ कुछ बुक्स ये भी कहती हैं, क्या कहती है कुछ कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स ये भी कहती है मेरे प्यारे बच्चों की, कुछ बुक्स ये भी कहती है, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मैं लूप में फंस गया, कुछ बुक्स ये भी कहती है कि जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसके बीच में ज्यादा वाइंडिंग होती है थोड़ा सा सेंटर टैपिंग के लिए, कि लोड कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उसका यूनिफॉर्मिकेशन हो सके, वोल्टेज क्या हो, दोनों साइड जाए पॉजिटिव नेगेटिव में, नहीं तो नहीं हो पाता है ऐसा, ठीक है? तो इस टाइप से बिल्कुल सेंटर से हमारा लोड रेजिस्टेंस को या अपने पास सेंटर से लोड आउटपुट को लिया जाता है, बिल्कुल सेंटर से जो आउटपुट आएगा बिल्कुल सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर से लिया जाता है, ठीक है? ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है, ठीक? अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे ले लेते हैं, हमने मान के चलो अपने सेंटर टैपिंग को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दोगे ना, तो आप सेंटर टैपिंग को थोड़ा ऊपर डायोड D1 के साइड शिफ्ट कर दोगे, तो कल मैंने बताया था जो आउटपुट वोल्टेज होगा कुछ इस टाइप से आएगा। अगर नीचे के साइड शिफ्ट कर दोगे तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है? तो इसका जो अनइवननेस है, जो रैंडमनेस वो बढ़ जाएगा। सेंटर टैपिंग को हटा दोगे तो हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, तब हमें 4 डायोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें कितना, 4 डायोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो वर्किंग की बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं ध्यान से। तो ये हमारे पास रहा बिल्कुल एक्यूरेट एज इट आपको शेप किया आना अपने एग्जाम में, ठीक है? अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो बिल्कुल एज इट इज बना के आना है, ठीक है? कोई यहाँ पे वो नहीं कि एक नंबर वही कर सकता है, कोई डायग्राम में नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लिखना है। यहाँ पे हमारे पास ये प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारे पास। यहाँ पे अपने पास एक ट्रांसफार्मर है, इसकी सेंटर टैपिंग करी जाती है लोड के साथ। एक डायोड D1 लगाया जाता है, एक डायोड D2 लगाया जाता है। यहाँ पे X, यहाँ पे RL आउटपुट हमें मिलता है। तो वेव फ्रंट ए, अगर हमारी बात करें, हम बात करें ए से, जो वेव फ्रंट है फुल साइकिल के लिए रेक्टिफिकेशन होता है, क्योंकि सेंटर टैपिंग की है बी के लिए भी, तो इसलिए आउटपुट हमारा मिलता है ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अगर हाफ वेव होता तो हमें कुछ ये ऐसा मिल रहा होता, बीच बीच का ये खा जाता, ठीक है? तो पूरा का पूरा एज इट इज डायग्राम आपको आपके एग्जाम में बना के आना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल शानदार। चलिए, तो वर्किंग कैसा होता है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो हमारे पास ये रहा इनपुट सिग्नल ऐसा लेटर से, तो इसके ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ द सिग्नल S1 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव। इन दिस केस डायोड D1 इज फॉरवर्ड वाइज। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव यहाँ गया तो डायोड को पॉजिटिव मिला, ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड वाइज, पहला वाला पॉजिटिव। तो नीचे वाला नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ चले गया, दूसरे वाले डायोड पे ये कैसे हो गया, रिवर्स वाइज। मेरे को बैकवर्ड वाइज पता नहीं क्यों आता है मुंह में, ठीक है? रिवर्स वाइज हो जाता है, ठीक है? सो ओनली D1, तो इसीलिए हमें केवल और केवल D1 से ही हमें क्या मिलता है, D1 कंडक्ट्स एंड हेंस द फ्लो ऑफ करंट इन द लोड रेजिस्टेंस RL इज फ्रॉम AB। तो इसलिए हमें केवल यहाँ से मिलता है और RL से हमें आउटपुट मिलता है, ठीक? ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल। अब क्या होता है, दूसरे बार में क्या होता है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल S1 इज नेगेटिव एंड S2 इज पॉजिटिव। और ठीक है, सो D1 इज रिवर्स बायस, अब D2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है। सो ओनली D2 कंडक्ट्स एंड हेंस द करंट फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL अगेन फ्रॉम A to B। तो इसके केस में क्या हो जाता है, फिर अपना D2 अपने पास पॉजिटिव हो जाता है, फॉरवर्ड वाइज हो जाता है, D1 अपना रिवर्स वाइज हो जाता है। इस केस में भी हमें RL से क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है? इट इज क्लियर दैट वेदर द इनपुट सिग्नल इज पॉजिटिव और नेगेटिव, द करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारी एक कंडीशन खत्म हो गई कि फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज होने वाली कंडीशन खत्म हो चुकी है, ठीक है?
अगर एक फॉरवर्ड वाइस होगा तो दूसरा रिवर्स वाइस रहेगा, तो रिवर्स वाइस के लिए काम कर लेगा, दूसरा रिवर्स वाइस होगा तो एक फॉरवर्ड वाइस का काम कर लेगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पर अपना वो बनाने में, क्या बनाने में, अपना फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। जबकि ये दिक्कत कहाँ थी हमारे पास, हाफ वेव रेक्टिफायर में हुआ करती थी। ठीक है, ओके। इन द सेम डायरेक्शन एंड आउटपुट इज कॉल्ड, इसलिए हम इस आउटपुट को बोलते हैं, कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, समझ गए, बहुत इजी था। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक बनाओ। ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देता हूं, इस चैप्टर की जान क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज के केस में क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज के केस में क्या होता है, पहले पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक, जैसे आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए या हमें कुछ ना कुछ क्या करती है, एक नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, क्योंकि एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। उसको तोड़ने के लिए हमें एक सिंपली, उसको ओवरकम करने के लिए, जो उसका पैदाइशी गुण है उसको ओवरकम करने के लिए कुछ ज्यादा ही हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें करंट वोल्टेज एक्स्ट्रा लगी होती है। जैसे उसका थ्रेशोल्ड मान लो 5 वोल्ट है, इतना बड़ा नहीं होता लेकिन 5 वोल्ट है, तो हमें 6 वोल्ट देना पड़ता है, तो हमें 1 वोल्ट की वजह से करंट मिलेगा और ये 5 वोल्ट क्या करेगा, उसके पोटेंशियल बैरियर से लड़ने में लग जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नी वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज तोड़ते ही, अब यहाँ पे क्या होता है, नी वोल्टेज किसको कहते हैं, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं, कि पोटेंशियल बैरियर टूटने के बाद हमें फॉरवर्ड वाइज में करंट मिलता है। तो ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा कम है, यानी छोटा सा पोटेंशियल बैरियर होता है, किसके केस में, अपने पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड है। वो नेचुरल जो होता है, केवल नेचुरल की बात कर रहा है, नेचुरली पोटेंशियल बैरियर की बात करता है, उसके बाद हमें करंट मिल जाता है। ठीक, लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, रिवर्स सैचुरेशन करंट, और यहाँ पे मैं बात करूंगा किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस के केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, रिवर्स बायस के केस में ये पोटेंशियल बैरियर पहले क्या होता है, उसका खुद का होता है, लेकिन तुम रिवर्स वाइज करते हो तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर उसके बाद रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, वीबी, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिसको हिंदी में कहते हैं भंजन वोल्टता, भंजन जो उसको तोड़ देता है, फिर हमें एक करंट मिलता है एकदम सपाक से, जिसको कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। कैसा, रिवर्स सैचुरेशन करंट कब मिलता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। सिलिकॉन डायोड के लिए भी बोलता है तो हम यही बनाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन डायोड के लिए भी बना पूछता है तो हम यही बनाते हैं, टेंशन ना लीजिएगा इसका। ठीक है, सिलिकॉन डायोड के लिए भी पूछता है तो हम यही बनाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमसे सी पार्ट क्या पूछा था, कार्बन एंड सिलिकॉन है सेम लैटिस स्ट्रक्चर। कल पिछले लेक्चर में हम इसकी बात कर गए थे, इसने बोला था कार्बन और सिलिकॉन का सेम लैटिस स्ट्रक्चर है, जहां पे हमने जर्मेनियम की भी बात की थी। तो सिंपली हमने देखा था कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबके पास जो 4 आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट कार्बन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है एज अ सेमीकंडक्टर, तो हमने इसका कल कारण भी देखा था पिछले लेक्चर में, लेकिन फिर एक बार बात करेंगे। The four bonding of carbon silicon, 4 bonding electrons of carbon silicon germanium lie respectively in the second। तो कार्बन के लिए कितना, सेकंड ऑर्बिट, सिलिकॉन के लिए थर्ड ऑर्बिट, कल भी बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था, और फोर्थ ऑर्बिट। अब जिस ऑर्बिट में वो जितने दूर होंगे उनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम हो जाती है, द आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी उनको बाहर खींचने के लिए, जर्मेनियम के आजा, तो बाहर खड़ा है, अंदर पापा उसके अंदर न्यूक्लियस में बैठे हैं, थोड़ा दूर है फोर्थ ऑर्बिट में, तो एकदम से आके बात कर लेता है। और जो सामने ही बिल्कुल पापा के बैठा है कार्बन के सेकंड ही ऑर्बिट में पापा सामने बैठे हैं, तो ऐसे नजर भी नहीं मिलाता है ना। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट the electrons from this atom, that is ionization energy, will be reached for गैलियम, गैलियम के लिए सबसे कम क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट में, फॉलोड बाय सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए उससे थोड़ा सा ज्यादा, और कार्बन के लिए तो बहुत ज्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। हेंस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हेंस द number of free electrons for the conduction in germanium and silicon are significant but negligibly small for carbon। तो इसी वजह से क्या होता है,
जो आयनाइजेशन एंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्शन इन जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते जितने कंडक्टर में होते हैं, कि कंडक्टर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन लेकिन होते हैं तो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। बट कार्बन वाला बिल्कुल भी कहता है मैं कंडक्टिविटी नहीं करूंगा, सामने पापा बैठे न्यूक्लियस में, अब मेरे को तुम बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, और सबसे आपको पता है केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि फोर फोर क्या होता है इसके पास, जो इसकी बॉन्डिंग होती है, या इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, आपको क्या पता है इसके जो आप जानते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के लिए, कहाँ पे होते हैं बेसिकली, 4 होते हैं। ये 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, अलग ही प्रकार का है ना। केमिस्ट्री में चीजें आप ज्यादा पढ़ते हो, तो इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। चैप्टर हमारे साथ साथ हमारे हैंड आउट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर कोई बच्चा यहाँ तक पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आपसे फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।